ये किसान 8 साल पहले डेयरी फार्मिंग में पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए थे, लेकिन इन्होंने फिर से अपना डेयरी फार्म स्टार्ट किया, ट्रेनिंग लिया और काफी अच्छी तरीके से इस टाइम पे मैनेजमेंट कर रहे हैं और काफी अच्छा इनका डेयरी फार्म चल भी रहा है। हैरान करने वाली ये बात है कि कोई फार्मर डेयरी फार्मिंग में जब फेल हो जाता है तो वो कैसे हिम्मत बांध के दूसरी बार डेयरी फार्मिंग कर सकता है। ये जानने के लिए मैं अयोध्या के एक ऐसे किसान भाई के पास आ चुका हूँ जो पिछली 8 सालों में एक बार डेयरी फार्मिंग में फेल हुए थे, फिर उन्होंने ट्रेनिंग लिया और काफी अच्छा नॉलेज गेन किया और इस टाइम पे वो अपना प्रॉपर तरीके से डेयरी फार्मिंग रन कर रहे हैं। तो सारी जानकारी आज आपको वीडियो में देने वाले हैं कि वो फेल किस वजह से हुए थे, अगर कोई नया डेयरी फार्मर डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहता है तो क्या क्या गलतियां ऐसी है जो उसको नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजन, मैं कर रहा हूँ ग्रीन भारत राइड, क्योंकि मैं अपने देश के किसानों की कहानी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। नमस्कार सर। भैया नमस्कार। सामने से जो हमारे किसान भाई आपको देख रहे हैं, आप अपना और अपने इस डेयरी फार्म का थोड़ा सा परिचय बताइए। साथियों नमस्कार। पहले तो भैया का हमारे डेयरी फार्म पे हार्दिक स्वागत, बंदन, अभिनंदन है जी, जी। जो कि इतनी दूर से चल के आए। ये हमारा छोटा सा डेयरी फार्म है जो कि अयोध्या जनपद के बीकापुर तहसील के ग्राम सभा सिवतर में एक छोटा सा गांव पड़ता है, गुलजार पांडे के प्रो। अगर हम लैंडमार्क की बात करें तो ये लता केमिकल फैक्ट्री के जस्ट सामने हमारा ये डेयरी फार्म स्थित है। जी, अब थोड़ा सा बात करेंगे आपके बैकग्राउंड का कि आपका शिक्षा कहाँ कितने तक हुआ, क्या किए आप। जैसे तो शुरू से हमारे जानवर के पीछे रुचि थी, लेकिन हमने अगर पढ़ाई की बात करें तो हम बीए किए हैं और प्रेजेंट टाइम पे एलएलबी कर रहे हैं। तो ये डेयरी फार्म के बारे में कैसे आइडिया है डेयरी फार्म करना? जैसे हम गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में अगर आप जाते होंगे, हर जगह वीडियो वगैरह शूट करते होंगे तो देखते होंगे गांव में हर घर के पीछे 2-4 जानवर रहते हैं। ये तो 2-4 जानवर घर के यूज के लिए रहते ही रहते हैं। तो वैसे हमारे घरों में भी थे 4-6 जानवर हमेशा रहते थे। लेकिन ये आज के करीब मैंने 7 से 8 साल पहले एक बार डेयरी फार्म स्टार्ट किया था, जो कि हमारे पास उस टाइम 30 से 32 गाय थी और एचएफ ही गाय थे। अच्छा, मतलब ये जो डेयरी फार्म है इससे पहले भी आपने स्टार्ट किया था? इसके पहले मैंने करीब आज से 7-8 साल पहले मैंने डेयरी फार्म स्टार्ट किया था। उस टाइम हमारे पास 30-32 गाय थी। लेकिन हम वहाँ फेल हो गए। और फेल क्यों हो गए? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं था। तो कहीं ना कहीं आज हमारे किसान भाइयों को बहुत नॉलेज मिलने वाला, क्योंकि आज हमारे सामने जो फार्मर खड़े हैं 8 साल पहले डेयरी फार्मिंग फेल हो चुके हैं और फिर से सक्सेसफुली डेयरी फार्मिंग रन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने वो चीजें भी सीखी होगी जो डेयरी फार्म को बंद कराने में काम आती है। मतलब वो गलतियां भी आपने की होगी। देखिए, कहा गया है कि लोग सफलता से नहीं सीखते जितना असफल होने से जितना सीख मिलती है उतना सफल होने से नहीं। जी। तो अभी मैंने ये अपना नया डेयरी फार्म करीब 1 से 1.5 साल पहले स्टार्ट किया है। और मैं एक गाय से स्टार्ट किया था और अभी हमारे पास अगर हम बात करें तो करीब 11 से 12 गाय हैं और 3 भैंसे हमारे पास। छोटा बड़ा जानवर अगर हम मिला के बात करें तो करीब 20 से 25 जानवर हमारे डेयरी फार्म पे अभी हैं। जी, इस डेयरी फार्म के बारे में हम बात करेंगे बाद में। पहले हम आपके असफलता, जो पहले आपने डेयरी फार्मिंग स्टार्ट किया था, उसके बारे में बताइए। कैसे आप उसमें काम कर रहे थे और क्या गलतियां थी जिसकी वजह से आप उसमें फेल हुए थे? जैसे हमें नॉलेज तो था नहीं, लेकिन हम पैसे काफी ज्यादा इन्वेस्ट करते गए, जानवर लाते गए। लेकिन डेयरी में क्या है, अगर आप डेयरी ही नहीं कोई भी सेक्टर हो, अगर आप बिना नॉलेज के काम स्टार्ट करें तो आप फेल हो सकते हैं। तो वही हमारे संग भी हुआ कि हमें नॉलेज तो था नहीं, तो हमने डेयरी फार्म स्टार्ट कर दिया, लेकिन हम धीरे धीरे फेल हो गए। तो वो डेयरी फार्म आपने कितने साल तक किया था या कितने जानवर तक आपने किया था? वो हमारा डेयरी फार्म अगर हम बात करें तो करीब 2.5 से 3 साल चला। 2.5 से 3 साल चला। कितने जानवर तक? उस टाइम जब हमारे पास 2.5-3 साल वो डेयरी फार्म चला तो उसमें इतना ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। कोई हमारा जानवर बीमार होता है तो कोई, उसमें ऐसा भी टाइम आया था कि हमारे बिना नॉलेज के कई जानवर एक्सपायर कर गए थे। अच्छा। जी। तो कहीं ना कहीं आज के समय में बहुत से ऐसे डेयरी फार्मर होंगे जो दूसरों की डेयरी देखते हैं और डेयरी फार्म में आते हैं और फेल भी हो जाते हैं नॉलेज न होने की वजह से। तो आप हमें ये बताइए कि क्या क्या ऐसी बीमारियां आती हैं जो डेयरी फार्मर की कमर तोड़ती हैं? बीमारियों की तो बात ना करें भैया, क्योंकि बीमारियां अचानक से ऐसी आ जाएंगी ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप डेयरी में ऐसे आपको गिराते चली जाएंगे कि आप दोबारा उठ नहीं पाएंगे। तो आपके लिए सबसे खतरनाक बीमारी क्या हो? अभी तक तो अगर हम बात करें, हमारे जब से मैं डेयरी फार्म कर रहा हूँ, एक ऐसी बीमारी हमारे डेयरी फार्म पे आई थी जिसने मुझे बैक कर दिया था। वो क्या था? जिसको हम एफएमडी कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं खुरपका मुहपका। पहली बीमारी। दूसरी बीमारी है लंपी। और उससे भी खतरनाक बीमारी अगर हम कहें तो बीमारी तो नहीं है,
वो बांझपन है रिपीट ब्रीडिंग में। जी जी उसमें क्या होता है कि हमारे जानवर सही टाइम पे हीट पे नहीं आते हैं, और अगर हीट पे आते हैं तो कंसीव नहीं करते हैं। जी जी तो अगर हम एफएमडी के बारे में बात करें, खुरपका मुहपका, जी जी ये क्यों होता है जानवरों में? जी। जैसे बहुत सारे पशुपालक डेयरी फार्म तो कर लेते हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं रहता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए डेयरी सेक्टर में, किन किन बातों का। तो जैसे अगर आप डेयरी फार्म कर रहे हैं तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान आपको देना पड़ेगा। जी। जैसे हमारे जानवर पे एफएमडी हो गया था, कुछ जानवर, कुछ क्या सबको हो गया था। तो एफएमडी क्यों होता है? जैसे ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। जी जी अब इससे हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे साल में इसके 2 बार टीके लगते हैं। वैक्सीनेशन। जी जी जी, इसके 2 वैक्सीनेशन होते हैं साल में। जी। ये तो होता है मार्च अप्रैल के टाइम में, और ये अक्टूबर नवंबर में। जी। हर छठे महीने पे इसका वैक्सीनेशन होता है। तो अगर आप वैक्सीनेशन करवा देंगे तो आपके जानवरों में ये एफएमडी की दिक्कत नहीं आएगी। ये ऐसे सेम होता है लंपी का। लंपी का साल में शायद एक बार लगता है, क्योंकि मैंने लगवाया नहीं है। नहीं सॉरी, मैंने लगवाया। साल में एक बार लगता है लंपी का भी। तो आप वही अक्टूबर नवंबर में लंपी का भी लगता है, तो आप उसका भी लगवा देंगे। तो उसमें भी आपके जानवरों को एफएमडी और लंपी जैसी बीमारियों से बचे रहेंगे। अब अगर मान लीजिए आपने टीके लगवाए हैं तब तो आपकी जानवर सेफ रहेगा, नहीं लगवाए हैं तो आपकी जानवरों में कहाँ कहाँ से दिक्कतें शुरू होती है। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बताइए, ये एफएमडी होती है। जी जी। तो इसमें एक जानवर को हो गया, अगर मान लीजिए किसी जानवर को हो गया है तो उसको आप अलग बांध दीजिए, उसका दाना चारा अलग कर दीजिए, खान पीना अलग कर दीजिए, तो वहीं से फैल जाएगा। जी जी। उसको नहीं तो अभी मान लीजिए एक जानवर को, एक जानवर से दूसरे को तीसरे, ऐसे सबको होता जाए। अब उसमें क्या होता है कि क्या क्या दिक्कतें आती है। जैसे उसमें एफएमडी में क्या होता है, जो जीभ होती है जानवरों को, वो उसमें बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं। अच्छा। और सही ट्रीटमेंट नहीं होता तो जानवर एक्सपायर भी कर जाते हैं। तो जब छाले पड़ जाते हैं, बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं, उसमें घाव हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जानवर की जीभ कट के गिर जाती है। जी जी जी, कट के गिर जाते हैं। तो अब जब हमारे कोई इंसान हो या जानवर हो, मुंह में अगर कोई दिक्कत है तो खा नहीं पाएगा। तो अगर हमारे जानवर खा नहीं पाते हैं तो वो ऐसे ही कमजोर हो जाएंगे, उनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाएगी। तो ऐसे भी हमारे जानवर जब कमजोर हो जाएंगे तो हो सकता है 2-4 दिन ना खाएं तो एक्सपायर भी कर सकते। जी। तो उनमें आपको क्या करना है? अगर आपके जानवर को मान लीजिए एफएमडी हो गया है, तो एफएमडी हो गया तो सबसे पहले आप अपने जिस जानवर का एफएमडी हुआ है उसको आप अलग जानवर से अलग कर दें। बाकी जानवरों से आप अलग कर दीजिए। बाकी जानवरों से जब अलग कर देंगे तो वो उसको आप किन किन चीजों को ध्यान देना है। जैसे आप उसका मुंह की धुलाई फिटकरी और गर्म पानी से कम दिन में 3 से 4 बार दें, और उसको इम्यूनिटी बूस्टर दें जिससे उसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर ना होने पाए। और अगर आप ये कर रहे हैं तो आपकी जानवर जल्द से जल्द रिकवर हो जाएंगे। अब उसके बाद एफएमडी बाद जैसे जीभ में छाले पड़ गए, अब उसके बाद क्या होता है? एफएमडी में जानवर के खुरों में जो पैर होते हैं उसमें सड़न पैदा हो जाते हैं। सड़न पैदा हो जाती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कभी कभी पैर अलग भी हो जाता है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि जैसे आपके जानवरों को मान लीजिए पैरों में भी हो गया है एफएमडी, तो आपको क्या करना है? आपको फिटकरी और पानी से, गर्म पानी से धुलाई करना। जी। कंटिन्यू दिन में 3 से 4 बार आप धुलाई कर सकते हैं, या फिर आप लाल दवा से धुलाई कीजिए। लाल दवा क्या होता है? ये लाल दवा होता है एक प्रकार का, जिसे हम ये कह सकते हैं पोटेशियम होता है। उससे पोटेशियम होता है, तो उससे अगर हम धुलाई करें वो जल्दी रिकवर करता है। लेकिन अगर आप उससे धुलाई कर रहे हैं तो वो ज्यादा मात्रा में नहीं होनी चाहिए। 2 से 4 ग्राम होनी चाहिए। अगर ज्यादा हो हल्का डोज लेके। जी। जानवरों को दिक्कत भी हो सकती है। तो आप इसे धुलाई कर रहे हैं तो आपके जानवर जल्द से जल्द रिकवर कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका है वैक्सीनेशन का। अगर आप वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तो आप इन सब बीमारियों से बचे रहेंगे। वैक्सीनेशन करा लेंगे तो उनकी इम्यूनिटी पहले से मजबूत रहेगी, आएगा भी तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, वैसे चला जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई नया किसान भाई है तो वैक्सीनेशन प्रॉपर करा के ही रखना चाहिए। अब बात करते हैं, कहीं ना कहीं इसी में आप फेल हुए थे। पहली बार आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया था? नहीं, बिल्कुल नहीं कराया। पहली बार हम कहाँ फेल हुए? एफएमडी में, लंपी में, और नॉलेज ना होने की वजह से रिपीट ब्रीडिंग में। और एक और बीमारी आती है थनहला की, जिसे नॉलेज नहीं है तो हमें कुछ तो ऐसे लाके जानवर पैसे इन्वेस्ट किए, जानवर लाके बांध दिए। तो लेकिन इससे बांधने से कुछ नहीं होता। हमें छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देना पड़ता है। जैसे हम जानवर लाके बांधे हैं,
तो इसमें क्या होगा कि हमें छोटी छोटी चीज पे ध्यान देना होगा कि हमारे जानवर सही हीट पे आ रहे हैं कि नहीं, सही दाना चारा खा रहे हैं कि नहीं, सही गोबर कर रहे हैं। हमें इतना ध्यान देना पड़ता है कि गोबर भी सही जी आ रही है अब कि नहीं। गोबर भी कई तरीके के जानवर करते हैं। कभी कभी करते हैं कि गोबर गिरता है, फैल जाता है पूरी तरह, कभी कभी फैलता नहीं, एक जगह रह जाता है, और कभी कभी गोबर में जाले आते हैं या कभी कभी दाने आते हैं। अब हम लक्षण बता रहे हैं कि कौन से गोबर आपका सही है। जैसे अब अगर आपके जानवर गोबर कर रहे हैं और उसमें जाले आ रहे हैं तो ये समझ लीजिए आपके जानवरों में पेट में दिक्कत हो रही है, रूमन पीएच गड़बड़ हो रहा है। और अगर सही टाइम पे आप ध्यान नहीं दिए तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता। तो सबसे पहले आपको क्या करनी चाहिए, आपको डिवॉर्मिंग करना है। डिवॉर्मिंग मतलब कीड़े मारने की दवा देनी। अब कीड़े मारने की दवा आप किस तरीके से देंगे, जैसे आपको अर्ली मॉर्निंग में ये कीड़े मारने की दवा देनी होती है जब भी आप दाना चारा अपने जानवरों को दे रहे हैं, करीब 1.5 से 2 घंटे पहले दें। लेकिन उसके पहले इवनिंग में आप अपने जानवरों को कुछ मीठा खिलाइए, जैसे गुड़ खिला दीजिए। तो आप अपने जानवरों को करीब 200 से 250 ग्राम गुड़ आप खिला रहे हैं तो जो भी पूरे शरीर में कीटाणु रहते हैं एक जगह आ जाते हैं। तो जब अर्ली मॉर्निंग में आप डिवॉर्मिंग करेंगे, कीड़े मारने की दवा देंगे, तो वो उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो आप इस तरीके से कीड़े मारने की दवा दे सकते हैं। तो ये हो गया। और दूसरा, जैसे हमारे जानवर के गोबर में कभी कभी क्या होते हैं, दाने आने लगते हैं कि हमारे जानवर गोबर कर रहे हैं तो दाने आ रहे हैं, डाइजेशन कम हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने जानवरों को लीवर टानिक देनी है, या फिर आप अपने जानवरों को मीठा सोडा भी दे सकते हैं। अगर मीठा सोडा भी काफी कारगर, ये सस्ता भी है और कारगर भी है। अगर आप अपने जानवरों को मीठा सोडा दे रहे हैं तो इसे हफ्ते में कम से कम 3-4 दिन तो ऐसे ही दे देना चाहिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 20 से 50 ग्राम के बीच में आप अपने बड़े जानवर को दे सकते हैं। इससे आपके जानवर को जो भी गोबर से दाने चारे आ रहे हैं तो ये रूमन गड़बड़ होने की वजह से आता है, तो उसके मीठा सोडा दे रहे हैं तो उसका रूमन सही हो जाएगा, दाना चारा आना बंद हो जाएगा, डाइजेशन सही हो जाएगा। अब हम कैसे जाने कि हमारे जानवर का सब कुछ रूमन सिस्टम सही है। तो अगर आपके गोबर कर रहे हैं तो गोबर देखिए, गोबर जब भी करें तो उसमें हल्का सा करीब 1.5 से 2 इंच गड्ढे हों जी, और कम से कम उसकी ऊंचाई की बात करें तो करीब 3 से 3.5 इंच ऊंचाई हो। मतलब ये मानिए कि आपके जानवर अगर गोबर कर रहे हैं तो गोबर में जब भी तो चारों तरफ करीब 2.5 से 3 या 4 इंच तक उसकी ऊंचाई हो और बीच में गड्ढे हों। तो अगर आप ये ऐसे आपके जानवर गोबर कर रहे हैं तो आप मान लीजिए आपके जानवर का रूमन और आपके जानवर स्वस्थ हैं। जी। तो किसान भाइयों, आज आपको वीडियो में सिर्फ डेयरी फार्मिंग का नॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि आज सामने एक ऐसे फार्मर है जो फेल हुए हैं, तो इनको हर चीज़ का नॉलेज है और ये ट्रेनिंग भी लिए हैं। तो आज आपको वीडियो में ये समझ लो कि जितने भी मिनट की वीडियो बनेगी आपको एक ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं जानवरों में रिपीट ब्रीडिंग क्यों होती है। जैसे हम अपने जानवरों को सही चीज नहीं दे रहे, जैसे दाना चारा हो गया या फीड हो गया या फिर सूखा चारा हो गया, हरा चारा हो गया, तो अगर सही नहीं रहेगा तो इसमें हमारे जानवरों में बांझपन की समस्या, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आती है। अगर ये चीज आपको सही है तो आपके अगर कोई भी गाय भैंस बच्चा कर रहे हैं तो वो बच्चा करने के 21वें दिन बाद ही हीट में आ जाएंगे। अगर ये सारी चीजें आपकी सही रहेगी तो आपकी गाय भैंस बच्चा देने के 21वें दिन बाद हीट पे आ जाएगी। अगर ये सही नहीं रहेगा तो आपके जानवरों में ये दिक्कतें आएंगी कि हीट पे नहीं आ रहे हैं या फिर हीट पे आ रहे हैं तो कंसीव नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आप अगर अपने जानवरों को दे रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का फीड दें, या फिर जैसे अभी हरे चारे में बात करें तो बहुत सारे पशुपालक भाई या जो नए डेयरी फार्म कर रहे हैं उनको नॉलेज नहीं होता, ऐसे हरा चारा दे देते हैं। लेकिन आप हरा चारा वो दें जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, फाइबर की मात्रा ज्यादा हो। जैसे हम अपने जानवरों को अगर बात करें तो हमारे पास 7 से 8 प्रकार की नेपियर कर भी है। तो 7 से 8 प्रकार के नेपियर है, जैसे मक्का क्रॉस हो गया, ताइवान नेपियर हो गया, सुपर नेपियर हो गया, जंबो नेपियर हो गया, रेड नेपियर हो गया। ये सारी नेपियर हमारे पास उपलब्ध है। तो इसको दे रहे हैं तो इसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा है। तो अगर ये भी उच्च क्वालिटी की हो, हरा चारा हो गया, और फीड हम अभी बताए कि हम अपने जानवरों को जो फीड दे रहे हैं यूपी का सबसे अच्छा फीड है, तो वो फीड भी हमारी अच्छी क्वालिटी का हो गया। हरा चारा भी अब भूसे पे आ जाए, आप अपने जानवरों को वो भूसा दें जिसमें डस्ट ज्यादा ना हो। जिसमें कोई भूसा होता है उसमें धूल ज्यादा होती है या फिर छोटे बहुत होते हैं या बड़े होते हैं, तो आप इतना ऐसे छोटी छोटी को आप
चीजों को ध्यान दीजिए, अभी ज्यादा बाराबंकी- बारीक भी ना हो, ज्यादा बड़े भी ना हो, मीडियम साइज के हो और उसमें डस्ट ना हो, मतलब धूल ना हो। अभी बाराबंकी में मैं गया था तो वहाँ फार्मर भूसा खरीद रहा था, तो उसमें क्या था, रेत मिला के देते हैं, जी 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 तो वो बाद में नीचे बैठ जाता, जिससे जी, उन जी। खाने में दिक्कत होती है, ये ये सब। तो वो अगर ऐसी चीजें खा रहे हैं तो हमारे जानवरों का रोमन गड़बड़ होगा, जी, जी। और रोमन गड़बड़ रहेगा तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये बात हो गई खाना कैसे देना चाहिए, क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, और जहां तक कोशिश हो, अगर नया डेयरी फार्मर हो तो वो ट्रेनिंग लेके करे तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगर आप डेयरी फार्म कर रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग लेना बहुत ही जरूरी है। अगर ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपके डेयरी पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप फेस कर लेंगे, खुद वो फेस कर समझ लेंगे, जाएंगे। सारी चीजें खुद मैनेज कर लेंगे। जी, जी। नहीं तो अभी कोई भी छोटी दिक्कत आती है तो आप डॉक्टर को बुलाएंगे, डॉक्टर आएंगे तो आपके जो भी प्रॉफिट के पैसे होंगे वो डॉक्टर लेके जाएंगे। तो इसलिए आपको ट्रेनिंग करना, और आसपास जितनी भी आपके पास छोटे बड़े डेयरियां हैं, आप हर जगह जाके विजिट कीजिए, तो वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी, जी। अब जैसे ये गर्मियों का सीजन चल रहा है, गर्मियों के सीजन के बाद आता है सब जानवर डेयरी के लिए सबसे बुरा टाइम, ये बरसात का टाइम। जी, जी। गर्मी और बरसात के बीच में जो होता है उमस वो होती है। उमस भरी टाइम होता है जानवरों के लिए। तो इसमें हम अपने जानवरों को कैसे बचाएं? जी, जी। जैसे अभी मान लीजिए हमारे ये छोटा सा डेयरी फार्म देख रहे होंगे, मैंने अपने सेट पे पैसे इन्वेस्ट नहीं किए, लेकिन जी, जी। मैंने देखिए जूट के बोरे लगाए हैं, जी, जी। सरकंडा लगाया है, जी। तो और कम से कम जानवरों को 3 से 4 बार धुलाई करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके जानवर हीट स्ट्रोक से बचे रहेंगे। और हम जूट की बोरे दिन में भिगो देते हैं, तो इससे बाहर के टेम्परेचर की अपेक्षा हमारे डेयरी फार्म के टेम्परेचर 7 से 8 डिग्री कम रहता है। और हवा जो जाता है वो कूलर की जी, तरह छन कूलर के की जाता तरह जाता है। जी, और जी। मैंने फॉगर भी लगा रखा है। अब बताएं, अगर जैसे आप बरसात का मौसम आने वाला है, तो अगर आप जानवरों को हरा चारा दे रहे हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है कि हमारे जानवरों ने ऐसा चारा खा लिया कि हमारे जानवर को आकरा हो गया, जिसको हम गैस कहते हैं। जी, जी। गैस हो गई, हमारे जानवर का पेट फूल गया है, ऐसी दिक्कतें आती हैं। जी, जी। तो इसमें आपको क्या करना है, जब भी आप अपने जानवरों को हरा चारा दें, तो हरे चारे में कम बरसात के टाइम में 4 से 5 अंगुल छोड़ के ही हरे चारे की कटाई करें। और ध्यान दें, जब भी आप कटाई कर रहे हैं तो उसमें देखिए पीली पत्ती अगर हो तो उसको आप निकाल दीजिए। अगर पीली पत्ती हुई और आप जमीन से काट रहे हैं तो ये हमारे जानवरों के लिए जहर साबित हो सकता है। अच्छा। और अगर इसको देंगे तो हमारे जानवरों में आकरा हो जाएगी, या फिर हमारे जानवर का रूमर गड़बड़ हो जाएगा। तो इन सब चीजों का आप ध्यान देते हुए ही डेयरी फार्म स्टार्ट करें। बहुत अच्छा नॉलेज दिया। और ये जो आपने डेयरी फार्मिंग कर रखा है, आपने बताया कि हम मतलब बहुत हाई फाई पे नहीं जाते, जी, जी। मतलब हमें मेन फोकस करना है अपने जानवर पे, जी, जी। क्योंकि पैसा जानवर से ही मिल जी, रहा है। जी, जी। तो थोड़ा सा आपने नाद भी अभी अपना मॉडिफाई करा है, पहले कुछ गलतियां की थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जैसे अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप तो गलतियों करते जाएंगे। जी, जी। लेकिन अगर आपको नॉलेज है, हर चीजों पे, हर एक छोटी बारीकियों पे आप ध्यान दीजिए। जैसे नॉड मैंने बनाया था, तो उसमें मैंने पहले गोल आकार का बनाया था। जी, तो जी। गोल आकार के बनाने के हम आपको नुकसान बता सकते हैं। उसमें ज्यादा चारा नहीं आएगा, आपको बार बार जानवरों को चारा देना पड़ता है, ये तरीका गलत है। आप जितनी मात्रा में देना चाहें, एक बार में आप फीड दे दें और एक बार में चारा दे दें। जी, जी। तो जो हमने गोल तरीके से बनाया था वो उसमें ज्यादा चारा नहीं आता था, या फिर जो भी हम अपने जानवरों को दाना चारा मिलाते थे वो जाके नीचे बैठ जाता जी। था। अब नीचे बैठ जाता था तो कभी कभी का ऐसा होता है कि हमारे जानवर उसको पूरी तरीके से खाते नहीं, और जब खाते नहीं हैं तो उसमें फंगस लग जाते हैं, फंगस के बाद कीड़े पड़ जाते हैं। तो वही अगर हमारे जानवर खा लेते हैं तो पेट में जाके उनको नुकसान हाँ जी, पेट में जाते हैं तो उनका रूमन गड़बड़ होता है, गैस बनती है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप जब भी नॉट बनवाएं वो चौकोर आकार का बनवाएं। चौकोर आकार के बनवा रहे हैं तो उसमें क्या आपके बेनिफिट है, चौकोर आकार में बनवा रहे हैं तो आपके उसमें ज्यादा मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में चारे आएंगे, और कोई नीचे बैठने की समस्या नहीं होगी, और आपके जो भी रहेंगे वो जानवर पूरी तरीके से उसको खा लेंगे। तो आप जब भी आप डेयरी फार्म पे नॉट बनवाएं उसको चौकोर आकार का ही बनवाएं। और एक चीज आपने देखा है कि पूरे आपने अपने मैट बिछा रखा है, तो मैट से क्या फायदा होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जैसे हाँ, अगर आप डेयरी फार्म कर रहे हैं तो ये आपको मैट बिछाना बहुत ही जरूरी। अब इस क्यों बिछाना जरूरी है ये भी आप जानिए। जैसे हमारे पास से बड़े जानवर हैं, बड़े हों या छोटे हों, आप उनके नीचे मैट बिछाए तो जैसे कोई इंसान हो अगर बैठता है तो उसको उठने में तकलीफ होती है। और तो वैसे इनका वजन, किसी का वजन 5 कुंटल, किसी का वजन 6 कुंटल, तो जब भी ये बैठते हैं और उठते हैं तो वो इनके घुटनों में
दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो इनके घुटने धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, या फिर आप देख सकते हैं घुटनों में किसी किसी जानवर के स्वेलिंग हो जाती है, या पस हो जाती है, या पानी भर जाते हैं। अब दूसरी हम बात बता रहे हैं कि अगर आप अपने जानवर को ऐसे ही फर्श पे बांध रहे तो आपके जानवर स्ट्रेस में रहते हैं। अच्छा। तो स्ट्रेस में रहते हैं तो पूरी तरीके से दूध पीक पे नहीं आ पाता है। तो अगर आप अपने जानवरों को बिछाए हैं, नीचे मैट बिछाए हैं, तो वो आराम से बैठेंगे, तो ये इससे आपके जानवर का 5 से 10% दूध उत्पादन खुद ही बढ़ जाएगा। मतलब मैट बिछाने से इतने फायदे होते हैं? जी, इतने फायदे होते हैं। और जैसे आप फर्श पे अपने जानवरों को बांध रहे हैं तो इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के खतरे काफी ज्यादा रहते हैं। और आप मैट पे अपने जानवरों को बैठा रहे हैं, या अपने जानवरों के नीचे मैट बिछा रहे हैं, तो इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बिल्कुल ना के बराबर रहता है। अच्छा, अब थोड़ी सी खुराकी के बारे में बात करें। आपको इतना नॉलेज है तो जैसे बहुत से हमारे किसान भाई समझ नहीं पाते कि हमें कितना डोज देना चाहिए, एक गाय या भैंस पे कितना डोज देना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे क्या होता है ना कि बहुत सारे पशुपालक भाइयों को ये होता है कि देते रहो, अभी हमारे जानवर का पेट नहीं भरा, तो ये आप पेट की तरफ कभी भी न जाइए। एक मात्रा में देनी होती है। जैसे हम और आप जानते हैं कि हमें कितना खाना है, तो ऐसे जानवरों को भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमें जानवरों को कितना देना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए हमारे किसी जानवर का वजन है 5-5.5 कुंटल और उसकी मिल्किंग कैपेसिटी है 15 से 20 लीटर, तो अब हमें कितना देना चाहिए, सूखा चारा कितना, हरा चारा कितना, फीड। तो मान लीजिए आपके जानवर 5-5.5 कुंटल वजन है, 15 से 20 लीटर मिल्किंग कैपेसिटी है, तो उसको हम सूखा चारा 4 से 6 किलो देंगे और हरा चारा 25 से 30 किलो देंगे। ये हो गया। और उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें फीड देना। अब जैसे मार्केट में बहुत तरीके के फीड होते हैं, सबके रूल अलग अलग होते हैं कि उनको इतना देना चाहिए, फीड इतना लीटर पीछे देना चाहिए, फीड इतना। लेकिन हम जो अभी बताए कि यूपी का सबसे अच्छा फीड खिला रहे हैं, तो वो अगर आप देंगे माँ डेयरी फीड, तो अगर हम वो दे रहे हैं, हम अपना बता रहे हैं कि हम लीटर पीछे 400 ग्राम जानवरों को देते हैं। मतलब 1 लीटर अगर हमारे जानवर दूध दिया है तो उसको हम 400 ग्राम फीड देंगे। और अगर हम भैंस की बात करें तो 1 लीटर के पीछे 500 ग्राम फीड देंगे। जी। मतलब हमारा कोई भी किसान भाई हो तो इस तरीके से वो अपने जानवर को खिलाए तो वो सही तरीके से पेट भी भरा रहेगा, प्रोटीन भी मिलता रहेगा, सब कुछ बराबर मिलता रहेगा। और एक चीज जानना चाहेंगे, जैसे आपके यहाँ गाय की संख्या ज्यादा है, तो आप प्रॉपर गाय पे ज्यादा हमें लग रहा काम कर रहे हैं, तो जो नए किसान भाई हैं उनको मतलब किस पे प्रॉफिट ज्यादा मिलने वाला है? देखिए, अगर आप डेयरी फार्म कर रहे हैं तो आपको गाय में ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। जैसे हम ब्रीडिंग पे भी काम करते हैं, जैसे हम खुद का मतलब सीमेंट प्रोवाइड कराते हैं डॉक्टरों को। डॉक्टर सिर्फ हमारे यहाँ एआई करने आते हैं, बाकी सारी ट्रीटमेंट, सारा नॉलेज हमें खुद है, सारा ट्रीटमेंट हम खुद करते हैं। और उनको सीमेंट खुद ही प्रोवाइड करवाते हैं अच्छी क्वालिटी का। अब जैसे आपने अभी कहा कि मतलब कौन सी ब्रीड पे हमें काम करना चाहिए। जैसे अगर आप पहली बार डेयरी फार्म स्टार्ट करें तो आपको क्रॉस में आप जानवर रखना चाहिए गाय को। जैसे साहिवाल हो गया, या गिर हो गया, या जर्सी हो गया, ऐसे जानवर रखेंगे तो ऐसे क्या होता है कि उनकी मिल्किंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती। या आप एचएफ भी गाय रखे हैं तो रख रहे हैं तो आप 15 से 18 लीटर के बीच ही रखें। और आप शुरुआत करें तो 2 गाय से शुरुआत करिए, क्योंकि 2 गाय से शुरुआत करेंगे तो उसमें आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, उसमें आपको सीखने को मिलेगा। अब जब आप अच्छे तरीके से 2 गाय को सरवाइव कर रहे हैं तो आप 2-3 महीने बाद फिर 2 गाय लाइए, फिर ऐसे करके 2-2 गाय स्टेप अपने को बढ़ाइए। और ऐसे ही मैंने भी किया है, स्टेप बाय स्टेप 2-2 गाय करके बढ़ाया है। अच्छा, आपने अभी एक चीज बताया कि अगर एचएफ रख रहे हैं तो कम दूध वाली रखें, तो इसमें कम दूध वाली और ज्यादा दूध वाली में क्या अंतर होता है? मतलब जी, अभी जैसे बताया कि नॉलेज की बात है जी। नॉलेज, अगर जैसे आपको नॉलेज नहीं है तो अगर हाई मिल्किंग जानवर रख लेंगे तो उसी हिसाब से उनकी चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे गर्मियां हैं तो गर्मियों में आपको उनके लिए फोगा लगाना पड़ेगा, कूलर लगाना पड़ेगा, उनको दिन में 3 से 4 बार धुलाई करनी पड़ेगी, उनके नीचे मैट तो हर जानवर के नीचे बिछाना जरूरी है, और अच्छी क्वालिटी के फीड देने पड़े। और जैसे नॉर्मल आप डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम में, तो आप 15 से 18 लीटर के बीच आप जानवर रख रहे हैं, तो इनमें आप चाहे अच्छी क्वालिटी का फीड ना भी दें तब भी चल जाएगा, उतनी तरीके से देख रेख ना करें तब भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप हाई मिल्किंग जानवर रख रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर कोई भी पशुपालक नए डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहता है तो वो 15 से 18 लीटर के बीच अगर जानवर रख रहा है तो ज़्यादा बेटर होगी। और कोशिश करें क्रॉस रखें, अगर क्रॉस नहीं रख रहा है तो ये सब में 15 से 18 लीटर के ही बीच में ही गाय रखें। जी,
सर आपसे तो बहुत कुछ सीखने को मिला और उम्मीद करते हैं हमारे किसान भाइयों को भी सीखने को मिला होगा। अगर कोई किसान भाई कमेंट करेगा किसी चीज़ पे, डेयरी फार्मिंग के किसी चीज़ पे नॉलेज लेना है, तो मैं फिर से सर का वीडियो लेके आऊँगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं सर के डेयरी फार्म के बारे में। अभी तक आपका जो ये डेयरी फार्म है, इसमें सबसे हाई मिल्किंग वाली गाय कितने की? जैसे हम अगर बात करें तो हमारे डेयरी फार्म पे सब 25 लीटर की प्लस है, लेकिन अगर हाई मिल्किंग की बात करें तो हमारे पास हाई मिल्किंग की गाय 37 लीटर तक की है। और आपके यहाँ दूध का प्रोडक्शन कितना होता है? अभी तो वैसे ड्राई में चल रहा है। हाँ, एक चीज आपने और हाँ ये पूछना चाहूंगा कि आपने बताया था कि इस टाइम पे सीमन कराना चाहिए, ये थोड़ा सा नहीं। हाँ। ये टाइम होता है ड्राई का। ड्राई मतलब कि जो जानवर दूध ना दे, दूध देने वाले जानवर दूध ना दे। तो जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हम ऐसे टाइम पे अपने जानवरों को एआई करवाते हैं, तो हमारे जानवर आके गर्मी में बच्चा देते हैं। अब गर्मी में हमारे जानवर बच्चा दे रहे हैं तो वैसे भी परेशान है, चाहे आदमी हो चाहे जानवर परेशान है गर्मी से। तो गर्मी में बच्चा दे रहे हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे जानवर एबॉर्ट कर जाते हैं, एबॉर्शन हो जाता है, हमारे जानवर को बच्चा फेंक देते हैं। तो या फिर अगर बच्चा दे भी रहे हैं प्रॉपर तरीके से तो पूरी तरीके से दूध उत्पादन पे नहीं आ पाते या बीमार रहते हैं। तो आप ऐसे टाइम पे सीमन कराइए जिससे आपकी जानवर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बीच अगर आपकी जानवर बच्चा करें तो वो आपका बेटर टाइम होगा। और जो बेटर अच्छे पशुपालक भाई हैं ऐसे ही टाइम पे सीमन करवाते हैं कि जैसे आप करवाइए दिसंबर में सीमन करवाइए या जनवरी में सीमन करवाइए, तो वही आपकी जानवर जाके अक्टूबर नवंबर तक बच्चा करेंगे। ये मतलब सही टाइम माना जाता है। जी सही टाइम। अच्छा, आप दिसंबर, जनवरी और फरवरी के बीच आप अपने जानवरों को एआई करवा रहे हैं तो उसमें कंसीव रेट बढ़ जाता है कि हमारे जानवरों को कंसीव करने के चांस बढ़ जाते हैं। अब गर्मियों में अगर हम अपने जानवरों को एआई करवा रहे हैं तो हमारे एआई करवा रहे हैं तो उसमें कंसीव होने के चांस ना के बराबर रहते हैं। अब बहुत सारे पशुपालक भाइयों को पता नहीं रहता कि हमें कब एआई करवानी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे हमारे कोई मान लीजिए कोई जानवर हीट पे आया तो बहुत सारे पशुपालक भाई 24 घंटे बात कराते हैं या 36 घंटे बात कराते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर आपके कोई भी जानवर एआई मतलब हीट पे आया तो उसको एआई कितने घंटे बात कराने चाहिए। जैसे नियम है 8 से 14 के घंटे के बीच अगर आप एआई करवा रहे हैं तो 52.3% चांस है कंसीव करने का। 100 नहीं है, 52.3% है चांस। आप अगर 8 से 14 घंटे के बीच करवा रहे हैं और 14 घंटे की बात करवा रहे हैं तो 45% चांस है। और और अगर हम 24 घंटे की बात करवा रहे हैं तो 30% चांस रहेगा। तो कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे जानवर ऐसे टाइम पे हीट पे आए कि वो अगर 8 से 14 घंटे के बीच रात हो गई तो आपको क्या करना है, अगर 8 से 14 घंटे के बीच रात हो रही तो आप 8 घंटे के पहले एक एआई करवा लीजिए और एक एआई 14 घंटे के से 18 घंटे के बीच करवाइए। तो आपको 2 एआई करवाने पड़ेंगे उस टाइम। अगर आपके ऐसा टाइम हो रहा है कि मान लीजिए रात हो गया है या आपके जानवर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो आपको 2 एआई करवाने पड़ेंगे, तो आपके जानवर का कंसीव रेट बढ़ जाएगा। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया और बहुत कुछ हम सोचते हैं कि हमारे किसान भाइयों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और कहीं ना कहीं जैसे अभी कोई अगर आप एक ही बार में इतना सक्सेस हो जाते हैं तो ये बारीकियां आपको शायद ना पता होती, क्योंकि जब आपने वो फेस किया तब आपने वो सब चीजें सीखा है। तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि आप एक तरीके से डेयरी फार्मर प्लस डॉक्टर भी हो चुके हैं। बस ये है कि आप एआई अगर सीख लें तो हमें नहीं लगता डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। देखिए, आप अगर डेयरी कर रहे हैं तो आपको छोटी छोटी कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अगर आपकी मान लीजिए सबसे बड़ी अगर डेयरी में सक्सेस होना है तो एक रूल है कि हर साल एक गाय से एक बच्चा आपको लेना है। अब आपको कैसे लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं तो आपको 100% एक साल में एक बच्चा आपको मिलेगा। जैसे मुझे एक साल में एक बच्चा एक गाय से मिल रहा है तो आपको किन किन चीजों पे ध्यान देना होगा। आपके फीड मैनेजमेंट सही हो, आपका चारा सही हो, आप छोटी छोटी आप सही टाइम पे डिवार्मिंग करें, हर एक चीज बारीकियों पे ध्यान दें। जैसे कभी कभी क्या होता है हमारी जानवर हीट पे आते हैं लेकिन पशुपालक भाइयों को पता नहीं चलता। तो हीट कई प्रकार के होते हैं। हीट आप
ध्यान देंगे तो कोई कोई जानवर बोलते हैं, या फिर कोई कोई जानवर डिस्चार्ज करते हैं, या फिर कोई कोई जानवर को हलचल बदल जाती है, काफी ज्यादा एक्टिविटी बढ़ जाती है, या फिर कोई जानवर अगर आसपास कोई जानवर बंधा है तो उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए आपके जानवर डिस्चार्ज कर रहा है तो आप ध्यान देंगे कि हमारे जानवर हीट पे आया हो, लेकिन डिस्चार्ज कैसा है। जैसे डिस्चार्ज करता है तो बहुत सारे पशुपालक भाई को पता नहीं रहता है, एआई करवा देते हैं तो उसमें कंसीव करने के चांस ना के बराबर रहते हैं। तो अगर आपका कोई भी जानवर डिस्चार्ज कर रहा है तो आपको किन बातों का ध्यान देना, आप देखें कि आपका वो पारदर्शी डिस्चार्ज हो, पतला हो, और जो आर पार दिखे वो सही डिस्चार्ज है। कभी कभी क्या होता है गंदा डिस्चार्ज रहता है, मोटा डिस्चार्ज रहता है, वो सही डिस्चार्ज नहीं, मतलब प्रॉपर हीट पे नहीं आई है, तो उस टाइम हमें एआई नहीं करवाना चाहिए। एआई हमें कब करवाना चाहिए, जब भी आपके जानवर पतला डिस्चार्ज करें और पारदर्शी डिस्चार्ज करें तब एआई करवाना चाहिए। या फिर हमें जानवर ध्यान दें जब प्रॉपर कंटिन्यू बोल रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, तब एआई करवानी चाहिए जी। तो इन सब चीजों का आप ध्यान देंगे तो आप डेयरी में सक्सेस हो जाएंगे। तो अभी आप अपना डेयरी फार्मिंग और भी बढ़ाना चाहते हैं? जी जी जी, अभी तो हम इतना बढ़ाना चाहते हैं कि हमें ऐसी हमारी इच्छा है कि हमारे आसपास के 2-4 जिलों में हमारे जैसा कोई ना हो। अच्छा। और ये कोशिश से लगे भी हैं और गौ माता का आशीर्वाद है कि हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। अभी आप जैसे कि गाय पे ज्यादा काम करें तो आगे चल के आप गाय पे ज्यादा काम करेंगे? जी, हम एचएफ ही गाय पे काम करेंगे, क्योंकि एचएफ अगर कोई डेयरी फार्म कर रहा है तो एचएफ पे काम करेंगे, क्योंकि वो डेयरी फार्मिंग के लिए एचएफ बेटर होते हैं। लेकिन कब बेटर होंगी, जब आपको नॉलेज होगा तभी आपके लिए वो बेटर होंगी, नहीं तो वो सबसे खतरनाक होती हैं। जी जी, मतलब आप गाय पे ज्यादा काम करेंगे? जी, गाय पे ज्यादा करेंगे और इन फ्यूचर प्लानिंग करीब 70 से 80 गाय की प्लानिंग हमारी चल रही है। चलिए, वो भी काबिल है, आप उस लायक है, उतना नॉलेज है तो हो भी जाएगा। तो किसान भैया, इस वीडियो में अगर आपको 10% भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक करके, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर आपको डेयरी फार्मिंग कोई भी मतलब ऐसी बीमारियां हो या फीड मैनेजमेंट, किसी भी चीज़ के बारे में आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। बहुत से लोगों का वीडियो कमेंट आएगा वीडियो के नीचे, तो मैं सर का वीडियो फिर से प्रॉपर किसी चीज़ पे लेके आता रहूँगा, क्योंकि नॉलेज बहुत है। मैंने अभी तक जितना वीडियो बनाया भाई, मतलब खुल के पूरा डिटेल में नॉलेज दिया सर ने, और कहीं ना कहीं इनको ट्रेनिंग भी लिया है और फेल भी हुए हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों से सीख के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो नॉलेज आपको भी दिए हैं। अगर आपको किसी प्रॉपर एक चीज़ पे नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।